इस वीडियो में मैं आपको गुणोत्तर अनुक्रम से परिचित करवाऊंगा, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। और इस विषय पर मेरे पास बहुत वीडियोस हैं, परंतु अभी तो सामान्य जानकारी ही लेंगे ताकि यदि कोई आपसे पूछे इस विषय में तो आपको गुणोत्तर अनुक्रमों की जानकारी होनी चाहिए। तो आरंभ करते हैं इससे कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम तो बस संख्याओं की एक श्रेणी होती है। उदाहरणतः यह गुणोत्तर अनुक्रम नहीं है। यदि मैं यहाँ लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्याओं का अनुक्रम है। ये गुणोत्तर अनुक्रम नहीं है, परंतु अनुक्रम है। एक गुणोत्तर अनुक्रम एक विशेष श्रेणी होता है अथवा विशेष श्रेणी संख्याओं की, जहां प्रथम पद को छोड़कर हर अगला पद अपने पिछले पद से अचर अनुपात में बढ़ता है। इसे मैं विस्तार से बताता हूं। मान लीजिए हमारी पहली संख्या है 2 और अब मैं गुणा करूंगा 2 को 3 से। तो 2 गुणा 3 मुझे मिला 6 और अब मैं 6 को गुणा करूंगा 3 से, मुझे मिलेगा 18 और अब 18 को गुणा करेंगे 3 से मिलेगा 54 और इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह 3 से गुणा करते रहेंगे। तो यदि इसके लिए मुझे कोई संकेतन चाहिए तो ये मेरा पहला पद है, इसे हम कहेंगे A1 इस अनुक्रम के लिए, और हर बार मैं इसे किसी एक समान संख्या से गुणा कर रहा हूं। यह संख्या कहलाती है सार्व अनुपात। तो यहां पर A1 बराबर 2 है और सार्व अनुपात है 3, कॉमन रेशो। और यदि आपसे कोई कहे कि एक गुणोत्तर अनुक्रम है जिसमें A1 बराबर 90 है और सार्वनुपात बराबर ऋणात्मक 1/3 है, इसका अर्थ आपके अनुक्रम का पहला पद है 90 और दूसरा पद है ऋणात्मक 1/3 गुणा 90। ये कितना होगा? ये होगा ऋणात्मक 30। 1/3 गुणा 90 होता है 30 और फिर ऋण का चिन्ह लगा देंगे और अगली संख्या होगी 1/3 गुणा ये। तो ऋणात्मक 1/3 बटा ये 1/3 गुणा 30 बराबर 10। ऋणात्मक चिन्ह गुणा होके धनात्मक हो जाएगा तो धनात्मक 10। तो अब अगली संख्या होगी 10 गुणा ऋणात्मक 1/3 तो होगा ऋणात्मक 10/3 और अब अगली संख्या होगी ऋणात्मक 10/3 गुणा ऋणात्मक 1/3 तो ये होगा धनात्मक 10/9। तो इस अनुक्रम में आप आगे तक कहीं भी जा सकते हैं। तो ये थी गुणोत्तर अनुक्रम की जानकारी संक्षेप में। यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं प्रायः भ्रमित हो जाता हूं क्योंकि समान संदर्भ में पृथक शब्दावलियों का प्रयोग होता है। ये है अनुक्रम, ये एक तरह से संख्याओं की श्रेणी है। 2 फिर 6 फिर 18 फिर 90 फिर ऋणात्मक 30 फिर 10 फिर ऋणात्मक 10/3 और यहां पर ये है धनात्मक 10/9, क्योंकि ऋणात्मक 1/3 गुणा ऋणात्मक 10/3 में ये ऋण चिन्ह कट जाएंगे और बचेगा धनात्मक 10/9। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये अनुक्रम है। आप कभी एक शब्द और देख सकते हैं, सीरीज अर्थात श्रेणी शब्द भी कई जगह प्रयोग होता है और कभी मिलता है शब्द गुणोत्तर श्रेणी शब्द का प्रयोग किसी अनुक्रम के योग को व्यक्त करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए ये एक गुणोत्तर अनुक्रम है। गुणोत्तर श्रेणी होगी 90 जमा ऋण 30 जमा 10 जमा ऋण 10/3 जमा 10/9। तो सामान्य भाषा में अगर कहें तो श्रेणी अनुक्रम का योग होती है। मैंने इस कारण इसे स्पष्ट किया क्योंकि जब इस विषय को मैं पढ़ता था तब मैं अक्सर भ्रमित हो जाया करता था। तो चलिए पुनः देखते हैं गुणोत्तर अनुक्रम और इससे संबंधित एक समस्या को भी हल करेंगे। तो प्रश्न ये है कि ये कहा गया कि एन बंजी जंपिंग के लिए एक पुल पर जाती है। एन बंजी जंपिंग ये ऊंचाई से कूदने वाला खेल है। पहली कूद में उसकी रस्सी 120 फुट खुलती है। तो A1 एनी की पहली छलांग रस्सी खुलती है 120 फुट। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम यहां लिखेंगे जंप। और यहां रस्सी कितना खुली अर्थात स्ट्रेच। तो सबसे पहली छलांग रस्सी खुली 120 फुट
और उसके बाद कहा गया कि अगली बार रस्सी खुली 60%। दूसरा उछाल था 60% पहली छलांग का फुटों में, और उसके बाद हर छलांग या स्ट्रेच पिछले स्ट्रेच का 60% होता गया। तो यहां सार्वनुपात आर हर अगले पद के लिए हमारे अनुक्रम में होगा पिछले पद का 60%, जो होगा 0.6 पिछले पद का। तो दूसरी छलांग लगाई गई इसके 60% से, या 0.6 गुणा 120, जो किसके बराबर है? ये बराबर है 72 के। और फिर तीसरी छलांग ये थी 0.6 72 का 0.6 गुणा ये 0.6 गुणा 0.6 गुणा 120। और फिर चौथी छलांग पर यहां ध्यान दें, चौथी छलांग पर हम करेंगे 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6 गुणा 120। 60% इस छलांग का, तो हर बार 60% होगा पिछली छलांग का। और इसके लिए यदि हम एक सूत्र बनाना चाहें उस विधि को आधार मानकर जो अभी हमने अपनाई, तो nवें पद का स्ट्रेच, तो स्ट्रेच ऑन द nth जंप क्या होगा? तो आइए देखें, हमने शुरू किया था 120 गुणा 0.6 गुणा 0.6। हम इसे थोड़ा यहां हटकर लिखते हैं, घात n घटा 1। हमें यह कैसे मिला यहां लिखकर देखते हैं। तो ये बराबर है 0.6, वैसे मुझे 120 पहले लिखना चाहिए था। ये बराबर है 120 गुणा 0.6 की घात n घटा 1। ये हमें कैसे मिला? हमने पहली कूद या स्ट्रेच को 120 फुट पर लिया है। तो अब जब आप यहां n को 1 रखते हैं, आपको मिलता है 1 घटा 1 बराबर 0। तो 0.6 घात 0, तो यहां पर हमको मिलता है 1। और बिल्कुल यही है पहली हमारी छलांग। और दूसरी छलांग यहां पर होगा 2 घटा 1, और देखिए 2 घटा 1 है घात 1, और यहां है हमारे पास 1.6। तो हमने देखा ये n घटा 1 था, क्योंकि n है 2, ये है यहाँ 1.6। जब n है 3 तो हमने गुणा किया 0.6 परस्पर 2 बार। जब n 4 है तब 0.6 की घात 3। तो n का मान जो भी हो हम लेते हैं 0.6 की घात n घटा 1, और हाँ, हम उसे गुणा कर रहे हैं 120 से। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि रस्सी कितनी खुलेगी 12वीं कूद पर, 12वीं कूद के समय। और यहां पर मैं अब यहां कैलकुलेटर का प्रयोग करना चाहूंगा, और इसे थोड़ा ठीक भी करना है, क्योंकि यह अभी ठीक नहीं है। परंतु वो बात कर रहे हैं बाउंस, और हम बात कर रहे हैं कि कूद 0 बाउंस पर है। तो इसे बदल देते हैं, यह गलत नहीं है, परंतु मैं सोचता हूं उनकी कठिनाई का यही कारण है। तो आप देख सकते हैं कि आरंभिक छलांग 0 है, तो यहां इसे जंप ना लिखकर बाउंस लिख देते हैं। तो पहली छलांग 0 बाउंस है, तब यह हो जाएगा पहला बाउंस, यह हो जाएगा दूसरा, तीसरा बाउंस। तब हमारा सूत्र बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि यदि आप कहते हैं स्ट्रेच ऑन nth बाउंस, तब सूत्र हो जाएगा हमारा 0.6 की घात n गुणा 120। ठीक, 0 बाउंस पर था हमारा मूल स्ट्रेच, आपको मिलता है 0.6 घात 0, तो ये हो गया 1 गुणा 120। पहले बाउंस पर 0.6 घात 1, आपको मिला 1 0.6। ठीक, यहां 0.6 गुणा पिछला स्ट्रेच या पिछला बाउंस, तो ये यहां बाउंस के रूप में है। संभवतः प्रश्नकर्ता की हमसे यही अपेक्षा भी थी। तो 12वें बाउंस को कैसे लेंगे? 12वां बाउंस जैसा अभी तक हमने किया, तो यदि 12वें बाउंस के लिए हल करें, कैलकुलेटर की सहायता ले लेते हैं। हमें करना क्या है? 120 गुणा 0.6 की घात 12। और आशा है हम संक्रियाओं को क्रम से करेंगे, पहले घात को हल करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो यहां केवल 0.6 की घात 12 को हल करेंगे, तो ये बराबर है 0.26 फुट। तो ये बराबर होगा 0.26 फुट।
एन लगभग स्थिर हो जाती है, वो चलेगी लगभग 3 इंच 12वें बाउंस पर। आशा करता हूं कि आपको ये सहायक लगा होगा। हालांकि अपने पथ से मैं थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया था, परंतु वास्तव में किसी सीमा तक ये निर्देश है कि सुनिश्चित कर लें कि हमारा एन मेल खाता हो हमारे उत्तर से। तो जब मैंने पहली छलांग की बात की, तब मैंने कहा ये 1 है और फिर हमारे पास 0.6 की घात 0 था। तो मैंने किया n घटा 1। परंतु जब मैंने दोबारा बाउंस के रूप में इन्हें वर्गीकृत या नामांकित किया, तो ये 0वां बाउंस है। तो 0.6 की घात 0 है ये पहला बाउंस। दूसरा बाउंस 0.6 घात 2, इसने हमारे समीकरण को सरल कर दिया। आशा है आपको ये रुचिकर लगा हो।